सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इनको पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मापन क्या है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापन को एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, किसी को अंक प्रदान करना, मात्रा प्रदान करना, प्रतिशत प्रदान करना, ये क्या है? मापन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है रॉस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका? यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि मापन क्या बताता है? मापन किसी वस्तु की क्वांटिटी बताता है, वह वस्तु कितनी है, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन क्वालिटी बताता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का ही डिफरेंस होता है। मापन क्वांटिटी बताता है, मात्रा, जबकि मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या बताता है? क्वालिटी बताता है किसी भी वस्तु की। तो यह कथन रेमर्स व गेज का है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपने देखा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मापन का प्रमुख तत्व क्या है? वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसके किसी विशेषता का मापन होता है। यानी कि मापन का प्रमुख तत्व क्या होगा? जिसका आप मापन कर रहे हो, चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, जिसका मापन आप कर रहे हो, वही तत्व तो उसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का, उसकी रुचियों का अध्ययन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो मापन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इब्सेप्टिव मापन। और दोस्तों, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी, जब मैंने क्लासेस ली हैं आप लोगों को, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग को क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई हैं, आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्मेटिव या संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? फॉर्मेटिव या संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन, संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन ही भी कहते हैं। तो मेनली आपको फॉर्मेटिव मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको संरचनात्मक मूल्यांकन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि इस मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा पहले से क्या क्या चीजें जानता है, ठीक है। फिर उसके आगे से उसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यालय, कक्षा एवं और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति हो। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी चीजें बच्चे को सिखाई गई हैं, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, शैक्षिक लक्ष्य हैं, वह बच्चा प्राप्त कर पाए। विद्यालय में, कक्षा में जो चीजें उसे सिखाई गई हैं, वह बच्चा कितना सीख पा रहा है या आगे चल के उन चीजों का कितना वो प्रयोग कर पा रहा है अपने घर में, परिवार में। तो ये सभी चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, मापन जो होता है, मापन एक सामान्य शब्द है, जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। मापन एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। मापन में क्या करते हैं? हम किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं, जबकि मूल्यांकन में क्या करते हैं? उस वस्तु का के गुणों की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? तो परीक्षण का क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वह क्या कहलाता है? बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, परिणाम हमें एक जैसा ही मिल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो परीक्षण क्या होगा? विश्वसनीय होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर विश्वसनीय क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षण क्या है? परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत मूल्यांकन क्या है? दोस्तों, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे एग्जाम जो मंथ में होते रहते हैं, हर मंथ में होते रहते हैं और बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कि लगातार बच्चों की परीक्षा होती रहे, वे लगातार एग्जाम देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वे लगातार पढ़ाई अच्छे से करते रहते हैं और लगातार जब एग्जाम आता है, चाहे हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, तो उनके ऊपर एकाएक कोर्स का बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई लगातार करते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। नाम से ये स्पष्ट है कि सतत यानी कि लगातार चलने वाला मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? तो सतत मूल्यांकन को ही क्या कहते हैं? निरंतर मूल्यांकन या लगातार मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन का अगर परिभाषा पूछता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि आप बहुविकल्पी क्वेश्चन जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार आया है कि व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन-कौन से हैं? तो व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत मूल्यांकन की विधियां कौन-कौन सी हैं? तो सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षाएं, सेमेस्टर पद्धति, ये सब क्या है? सतत मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के निम्नलिखित 3 पक्ष होते हैं, आप सभी को पता है, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया? दोस्तों, तो ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समेटिव मूल्यांकन यानी कि आंकलित मूल्यांकन क्या होता है? समेटिव मूल्यांकन या आंकलित मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, यानी कि मूल्यांकन के तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है आंकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैक्षिक मापन के कितने स्तर होते हैं? तो शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं, शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। इन चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझा करके। आप लोग वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों, जो मैंने पढ़ाए हैं बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए हैं आप लोगों को, और आपके बहुत काम आएंगे वो सब वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्योंकि मूल्यांकन क्या होता है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, क्योंकि हर समय बच्चे का मूल्यांकन होता है, आपको पता है स्कूल में। तो इस तरीके से यह जितनी भी पूरी पढ़ाई है बच्चों की, इसका क्या, ये एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हम जान ही नहीं पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, उसका अधिगम स्तर क्या है, वह किस विषय में अच्छा है, वह आगे क्या करना चाहता है। ये सभी बातें मूल्यांकन पे डिपेंड करती हैं। तो मूल्यांकन एक क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन-कौन से अंग आते हैं? तो ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताइए। दोस्तों, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों के से मिलकर के ये बना हुआ है। तो शाब्दिक अर्थ मूल्यांकन मूल्यधन अंकन से मिलकर बना हुआ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन, यानी कि वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स, ये दोनों को मिला करके, यानी कि बच्चे के गुणों को देखते हैं हम और उसने जो अंक अर्जित किए हैं उनको भी देखते हैं, उनको मिला करके मूल्यांकन बनता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, और यह रैमस एंड गेज का परिभाषा है। रैमस एंड गेज ने इस परिभाषा को दिया है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। दोस्तों, याद रखिएगा कि डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वाभाविकरण करना, यानी कि जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उसको धारण करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोध क्या है? बोध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग इस तरीके से है। तो जो बोध है इसका मतलब है, जैसे टीचर कुछ सवाल लगा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आपको उन्होंने फार्मूला बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो आप देखो उनको ध्यान से कि हाँ वो किस तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, कैसे वो लगा रहे हैं, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसे ही हम कहते हैं बोध, यानी कि भाव को आप ग्रहण कर पा रहे हैं, जो शिक्षक समझाना चाह रहे हैं आपको वो बात आप समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उस चीज का बोध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को वर्णों की ठीक ठाक या ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना, यानी कि बच्चों को वर्णों को ठीक ठीक से लिखना सिखाने के लिए ही हम लिखित परीक्षा लेते हैं, कि बच्चों को जो चीजें हमने सिखाई है वो बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, गलतियां कहाँ कर रहे हैं, ताकि फिर से हम उनका एग्जाम ले, फिर से वो सही करें चीजों को। तो ये सभी चीजें आती हैं लिखित परीक्षा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। दोस्तों, बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार समझ लेता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो हम मुख से बोल करके अपनी बातों को, जो भी बातें हम कहते हैं, चाहे वो हम कहानी कह रहे हो, चाहे हम भाषण दे रहे हो, चाहे हम कविता कह रहे हो, चाहे हम किसी बात पर, किसी टॉपिक पर एक दूसरे से बात कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, तो ये सभी चीजें कहाँ आती हैं? ये सभी चीजें मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। जो भी मुख से हम बोल करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं है, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। दोस्तों, साक्षात्कार के माध्यम से हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी जान पाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि एग्जाम होते हैं, कोई भी अगर कोई पद है जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आपने जो लिखा है, आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो तो चेक की जा चुकी है, लेकिन अब आप निर्णय कितने अच्छे से ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, आप अपनी बातों को किसी के सामने कितने अच्छे से रख पाते हो, आप अगर कोई निर्णय लेना होगा सही से निर्णय ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, इन्हीं सब चीजों को चेक करने के लिए साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। दोस्तों, यह आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है कि आप किसी भी परिस्थिति से कैसे निपट पाएंगे और आप अपने कार्य में कैसे 100% दे पाएंगे, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, साक्षात्कार का एक दोष बताइए। तो इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि अगर आपकी क्लास में 60-70 बच्चे हैं
तो एक-एक बच्चे को आधे-आधे घंटे बैठा करके आप उसका उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, या फिर इसमें क्या होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने ही कम समय में हम कर लेंगे। तो इसीलिए व्यवहार में ये पॉसिबल नहीं होता है, आप खुद देखते हैं। लेकिन अगर किसी नौकरी या किसी पेशे में लोगों को इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पर अच्छे से साक्षात्कार होता है, क्योंकि पद बहुत कम होते हैं और लोग भी बहुत कम ही चयनित होकर के आते हैं। तो इस वजह से आसानी से उनका साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन जहाँ संख्या अधिक होती है, वहाँ पर साक्षात्कार लेने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? एक अच्छे परीक्षण या सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण क्या होते हैं? सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, यानी कि इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन-कौन सी हैं? तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन-कौन सी हैं? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति, मानक आदि। क्वेश्चन नंबर 42 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो इस परीक्षण में प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे, या तो वो बहुविकल्पीय होंगे या तो वो अतिलघु उत्तरीय होंगे, जिसको आसानी से कोई भी जिनका आंसर कर पाए और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग, मतलब संक्षिप्त रूप में ही लिखना रहे और बहुत लेंदी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 43 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो कोई एक दोष बताइए, तो इसमें क्या होता है, इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अगर एक साथ कई सारे लोगों का लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से नकल की संभावना तो बढ़ेगी ही। क्वेश्चन नंबर 44 है, निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण का एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक गुण बताइए। तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है, इसमें बड़े-बड़े आंसर लिखने होते हैं, तो किसका भाव कैसा है, या क्या कोई व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरीके से उसकी सोच है, या वह किस तरीके से किसी बात को समझता है, तो इंसान के भावों को जानने की इसमें क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब हम कोई भी टीचर कोई भी प्रश्न पत्र बनाता है, तो वह उसे यह सोचना पड़ता है कि अगर पूरे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर का बच्चों का टेस्ट लेना है, 10 चैप्टर का बच्चों का एग्जाम लेना है, प्रश्न पत्र का निर्माण करना है, तो 10 चैप्टर में से किस चैप्टर में से उसे बहुविकल्पी क्वेश्चन देने हैं, किस चैप्टर से अतिलघु उत्तरीय देने हैं, किस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देने हैं, किस चैप्टर से लघु उत्तरीय देने हैं, और कितने देने हैं, कितने क्वेश्चन, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछना है कि बच्चे आसानी से इसका आंसर दे पाएं। और यह क्वेश्चन जो वो बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वह बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार है या नहीं है, इन सभी बातों को पहले जो हम सोचते हैं, फिर उनको हम लिखते हैं एक पेज पर, तो ये सभी चीजें जो होती हैं, ये ब्लूप्रिंट के अंतर्गत ही आती हैं, यानी कि प्रश्न पत्र निर्माण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही ब्लूप्रिंट होता है। तो अब यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा, पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, यानी कि किस क्वेश्चन पर कितने नंबर देने हैं, प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और इसे ही ब्लूप्रिंट हम कहते हैं। तो आसानी से आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन की दृष्टि से। अतिलघु उत्तरीय में भी देखिए 2018 में पूछा ही गया है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप उठा के देखिए कितनी बार पूछा गया है। इसके अलावा नमूना या न्यायादर्श किससे संबंधित है? नमूना या न्यायादर्श भी प्रश्न पत्र निर्माण से ही। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट के विषय में आपने यहाँ पर समझा। आप क्वेश्चन नंबर 47 हम देखेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन-कौन से होते हैं? तो प्रश्नों के पक्षों में आप देखिए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सब प्रश्नों के पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। तो यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है,
उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है कि बच्चे ने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूलभूत शोध। क्रियात्मक शोध के बारे में तो पूरा एक चैप्टर ही है और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। क्रियात्मक शोध जहां भी आएगा आपको समझ जाना है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया है कि परिकल्पना जब भी हमारे समक्ष कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम उसके विभिन्न प्रकार के उसके हम आंसर ढूंढते हैं या उस समस्या का हम हल ढूंढते हैं, तो विभिन्न प्रकार के थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो जो थॉट आते हैं, विचार आते हैं, जो परिकल्पना या कल्पना हम करते हैं, वही होती है क्रियात्मक परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? दोस्तों क्रियात्मक शोध का मूल आधार आप सभी को पता है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, या समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है या किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें परिकल्पना सही से की नहीं जाती है, निर्देश रहित होती है। जिस तरीके से सोचना चाहिए उस तरीके से सोचा नहीं जाता है, इसीलिए शोध करने वाले को कोई लाभ ही नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? शून्य परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नकारात्मक परिकल्पना का क्या है? तो इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रियात्मक शोध के दो उद्देश्य लिखिए। तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और परिवर्तन के विरोध की शक्ति कम कर देना। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। तो क्रियात्मक अनुसंधान के दो लाभ कौन कौन से हैं? स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, दूसरा है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्न बनाना और प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यवहारिकता से आपका क्या आशय है? तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण कारण या चरण है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निर्देशित परिकल्पना क्या है? जब शोधकर्ता को परिकल्पना के द्वारा उचित दिशा प्राप्ति होती है तो उसे हम निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? दोस्तों तो निर्देशित परिकल्पना जो होती है यह दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण हैं जिनमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त हो। यानी कि विश्वसनीयता का मतलब होता है कि हम जिस प्रयोग को कर रहे हैं, हम बार बार प्रयोग करने पर भी हमें परिणाम एक जैसा ही मिल रहा है, हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि वह परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है जब अधिगम की
प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अधिगम क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। जब यह पूर्ण हो जाती है, जब हम बच्चों का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? उनके अधिगम की जांच करते हैं। उन्होंने कितना सीखा इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं? हम मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं प्राप्त किया जा रहा है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा, अंकों में प्रदर्शित करता है। यानी कि जो मापन है ये मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। यही बताता है कि बच्चे का परसेंटेज क्या है, मात्रा, अंकों में जो प्रदर्शित होता है वो सभी अंकों में जो प्रदर्शित होता है वो सभी बातें शैक्षिक मापन के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष होता है। तो यहाँ पर दो पक्षों की बात की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कॉलेज फ्रेंड्स तक ये वीडियोस जाएंगी, अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस जाएंगी और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी विषयों के रतन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चन, सभी विषयों के आपको वीडियोस, चैप्टर वाइज सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, लगातार मिलती रहेंगी। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।